Okay, dear students, good evening. How are you? We are just going across the topic Marxism. And in yesterday's class, we have covered up the certain part of Marxian ideology, Marxian view. We have already finished the part of utopian socialism, and in what way utopian socialism was different from the so-called scientific socialism, which is popularly known as Marxism. So we have already discussed this aspect with you. मैंने आप लोगों के साथ ये aspect को discuss किया. अब देखिए, हम पहला जो आपका पार्ट थर्ड है उसमें पहला टॉपिक था, द फर्स्ट वन टॉपिक इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. देन वी आर गोइंग अक्रॉस द टॉपिक सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म. I can hope, we can hope that today this topic should be maybe finished, and then from tomorrow you can say my target is imperialism, or you can say new imperialism. तो हम अब एक न्यू इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक को कवर करेंगे कल, और न्यू इंपीरियलिज्म के बाद फिर मैं नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो ऑल द सब टॉपिक्स आर इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. तो जब मेरा वो चारों सब टॉपिक हो जाएगा तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से उन चारों टॉपिक को लिंक कर देगा, और फिर मैं पार्ट 2 को पार्ट 3 से लिंक करके एक डायग्राम बना दूंगा. तो और उसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच हम एक डायग्राम बनाएंगे जो पार्ट 4 होगा आपका, और पार्ट 4 के बाद एक पार्ट 5 होगा जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोल्ड वॉर वगैरह. तो पार्ट 5 में टेक्निकली हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा. उसके बाद आई विल जस्ट टेक अ परमिशन फ्रॉम यू कि अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसके आगे 2 से 3 क्लासेस में मैं स्टडी मटेरियल आपको दे दूंगा, क्योंकि उसमें वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा. लेकिन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर, डिकोलोनाइजेशन जैसे टॉपिक्स होंगे, उसके बाद उसको हम लिंक करके चाहेंगे कॉन्टेम्पररी एरा तक लाने का, ताकि उसमें जितनी भी वर्ल्ड में दुनिया में बदलाव हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा. इससे आपको जनरल स्टडीज के बाकी पार्ट में यू विल बी टू मच कॉन्फिडेंट. ये आइडिया मुझे आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया कि टू माई फिलोसफी इज टू नो अ बिट, यू कैन से, और टू हैव अ बिट वाइडर नॉलेज इज इजी, and to have a parochial knowledge or the limited knowledge that is dangerous. मतलब कि अगर हमको जितना ही वाइड परव्यू मिलता है उतना सोचने का टाइम मिलता है, उतना ही हम एक थिंकिंग क्रिएचर हो सकते हैं जो हमारा मोटो है, और उसका फायदा हमें जनरल स्टडीज के सारे पार्ट में मिलता है. आपका जो ये ट्रेवल होना चाहिए, जो यात्रा होनी चाहिए, यही नहीं होनी चाहिए. ये तो हम हिस्ट्री फिनिश करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगा. फिर मेरा कल्चर, एंशिएंट, मेडिवल एंड कल्चर का पार्ट होगा जो पार्ट मैं कवर कर लूंगा. मैं उसमें मेरा एम्बिशन ये होगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री से कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री तक इंडिया, एंड एंशिएंट वर्ल्ड से कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, वो वर्ल्ड यू हैव टू कवर. एंड फिर आपको हिस्ट्री से ज्योग्राफी का रिलेशनशिप खोजना है, और फिर जो डिफरेंट जनरल स्टडीज के सेगमेंट्स है उसको उससे जोड़ना है. तो क्या होगा कि उसके बाद आप चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, वॉट एवर मे बी द एडवर्स कंडीशन फॉर यू, बट इन even in the most adverse condition we can deduce certain points. You can explain whatever problem is posed to you. You will not hesitate to answer any question. वो एक नेचुरली, एक ऑर्गेनिक रूप में आपके अंदर से वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा. तो ये यूपीएससी का टारगेट होना चाहिए. फिर आपको ना तो प्रीलिम्स में परेशानी होगी ना मेंस में परेशानी होगी. चलो, कमिंग टू द पॉइंट, yesterday I have given you some question. Mr. Ankur, question yesterday, yes. I'm recalling that I have just given him some question, given them some question. That's all. Yes, this is. Early socialists in Europe raised the question of ugly impact of industrialization on workers, but they failed to bring its solution. Comment 150 words. The question is so straight, so lucid, so clear that I think you possibly
don't need my help. Am I right? You people have to give a response. Is this question clear to you? Do you find any difficulty in answering this question? Do you need any help from my side? Please give me some clue. Did right and intro चाहिए. Yeah? Intro. Intro. For intro you can write कि early socialists came from the middle class social background and having been inspired by humanist ideas, they started to advocate advocated for upliftment of workers who had been subjected to continuous exploitation by industrial capitalism. Up in this way you can start, but starting is not a common starting. Whenever you will just tell me, you can say ask me to restart the question, to start the question after 4 to 5 days. Obviously you can say the same sentence is not supposed to be repeated because I will forget this sentence. Although ideas may the ideas may have some sort of similarity. Even after 10 days I may start to write the introduction, but definitely the sentence would never be repeated. Because you can start in your own manner, no problem at all. You have raised the issue. And now through a single one paragraph, you have to mention about the early socialist thinkers and how did they raise the issue of the exploitation of workers. So firstly, you write about their contribution. Before Marx, it was these socialist thinkers, who raised the issue of the relationship between the labor and the capital, and who talked about the filthy, or you can say the detrimental impact of industrialization on the working class people. And certainly they drew the attention of the humanist as well as the political leaders toward the pathetic plight of the workers. तो थोड़ी बहुत तारीफ कर दीजिए आप इस पैराग्राफ में, और फिर उसके बाद आप उसके तीसरा पैराग्राफ लीजिए, उसमें आप कहिए बट his question was, he raised the very realistic question, but his solution was equally idealistic, or his solution was, or you can say adverse, his solution was adverse, means it was excessive idealistic. So that's why a number of thinkers, or you can say that's why they were characterized as the utopian thinkers.
they raised the issue of they believed in the basic goodness of man and perfectibility of the civilization. So whatever solution they presented in the form of the class collaboration, that was not a realistic solution. That's why Marx rejected their method, and Marx brought a realistic solution. Marx tried to bring a realistic solution to the problem in the form of साइंटिफिक सोशलिज्म. तो इस तरह से कुछ भी देखो, राइटिंग जो होती है कभी फिक्स नहीं होती है. जब तुम सोशल साइंस में आप राइटिंग करते हो, उसमें कोई फिक्स मॉडल नहीं होगा. एक मोटे तौर पर आपको थिंकर्स का नाम देना है, इनके बेसिक आइडियाज को देने हैं, इनके मेरिटोरियस साइड को देना है, इसका लिमिटेशन साइड को देना है, बस हो गया. और डेली मैं एक क्वेश्चन दूंगा, यू विल एक्सेप्ट द क्वेश्चन एंड ऑन डेली बेसिस यू विल ट्राई एंड ट्राई. And up to the finishing of world history, all of you have to assure me कि no, I am okay now. So, now, once again we are returning to Marxian theory. A Marxian theory in yesterday's class, we have now explanation of changes in European society through the concept of dialectical materialism. This is slightly a complex idea, but my students, you have to maintain your patience, because I will just definitely simplify the things for you people, and after taking your permission only, then I have to move further. So no problem at all. हम आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, पहली बात तो यह है, आर यू मेंटली अलर्ट? एक्चुअली कार्ल मार्क्स conceived European society in different stages. मतलब कार्ल मार्क्स ने परिकल्पना की यूरोपियन सोसाइटी कई चरणों से गुजरा है. तो भाई ये डिफरेंट स्टेजेज कौन? तो फर्स्टली यू कैन से दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कम्युनिज्म और प्राइमरी सोशलिज्म और इवन कम्युनिज्म. यू कैन सी प्राइमरी कम्युनिज्म. अब ये प्राइमरी कम्युनिज्म कौन सा स्टेज है पता है? ये स्टेज है कि whenever there is no concept of private property and the people are living together, means कि it was just like you can say a tribal living or a tribal standard of living, in which you can say कि there is no concept of private property, all are living together, and you can imagine कि there is the exploitation, collective exploitation of the resources. So as there is no concept of private property, so it was a type of communism. देखो, दुनिया में एक स्थिति ऐसी थी कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि लोग इतने पिछड़े हुए थे कि whosoever they were earning and whosoever they were just doing the production, but not production. At that time, they didn't come to the productive stage. Basically, they were you can imagine कि they were basically in the early stage of production, either early stage of production or they were the food gatherers and hunters, whatever may be the stage. मतलब वो अभी बहुत शुरू की अवस्था है. तो उसमें क्या है कि लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, जितना वो प्रोडक्शन करते हैं उसका कंजम्पशन कर लेते हैं. तो अब सरप्लस तो बचता ही नहीं है. अब सपोज यू कैन से योर production is going to exceed the quantity of consumption, so then you can keep the surplus, and whenever you are going to keep the surplus, so it will create some sort of disparity within society, because you belong to the have category because you are having the surplus and someone is getting deprived from the surplus, so that will create some sort of disparity within society. तो समाज में तब असमानता होगी. लेकिन जब सरप्लस है ही नहीं तो समाज में असमानता कैसे होगी? How the disparity or inequality will visit society. So you might have heard a well-known proverb कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है. Means कि actually compulsion itself makes you a Mahatma Gandhi. Why? Suppose you have been non-violent for the fact that you are not having the physical strength. So it is just like the situation कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है. ये जो प्राइमरी कम्युनिज्म है वही स्टेज है. अब उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड स्लेवरी सिस्टम.
European society. Slavery system. What is the speciality of this slavery system? In this stage, you can say that some people started to exploit the labor of the other. Some people just, you can say, started to exploit the labor of the other, and those people were enslaved, and they had to, society was divided in two parts, slaves and the master of the slaves, slaves and the master. So that is known as slavery system. Here the human labor is being exploited by a selected few that belongs to the elite category. जो एक कुलीनों का एक समूह है जो जनसामान्य क्या कुछ लोगों को उसने स्लेव बना रखा है, दास बना रखा है, उसके लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहा है. नेक्स्ट स्टेज इज, यू नो, कि दैट इज नोन एज फ्यूडलिज्म. Feudalism. In feudalism, now in place of the slaves, now a group of a selected few just captured the land and they became the major landholders. They belonged to the landed class and they started to exploit the labor of peasants. And in European society, I have already discussed with you manorial system or serfdom. They developed a system that is known as serfdom, and peasants were just like the agriculture slaves under the serfdom. So this situation is known as feudalism, which I have discussed with you earlier. Next step is capitalism. Capitalism. Why? So you will just come to realize that now a group of people would emerge. मतलब अब feudalism में क्या है कि मैंने कृषि दासता आपको बताई है. कुछ लोग भूमि संपदा पर कब्जा कर लेंगे और वहां पर कुछ लोगों को, जो किसान है, उनको भूमि से बांध देंगे, जिसको आपने सर्फडम या मैनुअल सिस्टम के रूप में जाना था, पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और दैट इज कॉल्ड सर्फडम या कृषि दासता. तो वो तो आपने बता दिया. अब कैपिटलिज्म में क्या है कि कुछ लोग अब अलग प्रकार के उत्पादन के साधन पर कब्जा करेंगे. सम पीपल विल हैव द कंट्रोल ओवर द न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड व्हाट इज दिस न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री, एटसेट्रा. So they will have the control over the new means of production, and that is trade and commerce, industry, etc. So this group will just, you can say, this group came to be known as capitalism, capitalist class. So that belongs to the capitalist class, category of capitalist class. So this is the capitalist stage. According to Karl Marx, now next stage has to come. Workers of the world unite, capture the power, and you can say you have to establish the dictatorship of proletariat class and uproot the bourgeoisie class completely. तो उसका कहना है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाइए, आप अपने हाथों में आप अटैक करिए पावर के ऊपर, पावर दैट बी के ऊपर, और पूरे पावर को कैप्चर करके आप अपना तानाशाही सरकार को स्थापित कर दीजिए. तो ये स्लोगन है. तो वो जो स्टेज होगा वो सोशलिज्म का स्टेज होगा. ये कार्ल मार्क्स का कहना है. तो ये इस तरह से यूरोपियन सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगी. अब मैं यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं. कार्ल मार्क्स नेवर विजिटेड एशिया और इंडिया, नेवर विजिटेड. ही रिमेन्ड कन्फाइंड टू यूरोप. बट व्हाट नॉलेज he made a claim to gain about Asia and India, it is sheerly from the bookish, it was sheerly a bookish knowledge. Through the books in 1853, for example, he wrote some articles in a journal, New York Tribune, on India. And then when the Great Revolt of 1857 occurred, so it drew attention of Marx towards India. So Karl Marx once again published some articles on India in the same journal, New York Tribune, in 1859 again. So his articles written in 1853 and 1859 on India formed the basis of his knowledge and his understanding about the Indian and Asian society. So my students, you will be surprised to know that even Karl Marx was not just towards India or Asia. मतलब he came to believe that this sort of division like primary communism, slavery system, feudalism, capitalism, socialism, so these
यूरोपियन सोसाइटी अंडरवेंट डिफरेंट फेजेज, मतलब जो यूरोपीय समाज है वो विभिन्न चरणों से गुजर कर बढ़े। लेकिन जानते हो एशिया के बारे में क्या कहा और इंडिया के बारे में? इंडिया जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया के बहाने उसने पूरे एशिया पर स्टेटमेंट दिया, जिसने कभी एशिया पर में विजिट नहीं किया। अब बताइए, 3 एम है यूरोपियन थिंकर्स में, 3 एम है, मार्क्स, मैक्स वेबर एंड मैकाले, और तीनों ने भारत के बारे में बहुत सारा भ्रम फैलाया है। कार्ल मार्क्स तो कभी आया ही नहीं था, मैक्स वेबर एक बार आया था, और मैकाले तो खैर रहा ही है, लेकिन हां बहुत सारा भ्रम फैलाया। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि यूरोपियन सोसाइटी तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, लेकिन एशियन सोसाइटी में चेंज होता ही नहीं है। इसके लिए उसने एक अलग तरह की थियरी दी, जिसमें मैं आपको फंसाना नहीं चाहूंगा, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसने कहा कि एशिया में चेंज नहीं, एशियन सोसाइटी चेंजलेस है। तो एशिया में अगर चेंज होगा तो ब्रिटिश के माध्यम से होगा। ब्रिटिश विल स्टार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो एशिया दैट इज स्टेज ऑफ प्राइमरी कम्युनिज्म, एशिया इनिशियली, एंड देन एशिया विल रीच अप टू द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म डायरेक्टली। मतलब हम लोगों के बारे में कहा है कि आपके यहां प्राइमरी कम्युनिज्म था, आपके यहां स्लेवरी सिस्टम नहीं होगा, आपके यहां फ्यूडलिज्म नहीं होगा, आपके यहां सीधा कैपिटलिज्म आएगा, और कैपिटलिज्म से एक छलांग में आप सोशलिज्म पर पहुंच जाएंगे। खैर मैं उधर आपको नहीं फंसाना चाहता, लेकिन हां, आप किसी भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के होगे, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, तो जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होगा उसमें आपको कार्ल मार्क्स का एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना ही होगा। मैं स्टूडेंट्स एक्चुअली आई हैव टू शेयर सम व्यू विथ यू। पहले के क्या होता था कि पहले जो आपके दादाजी के टाइम में, यानी ग्रैंडफादर के टाइम में जो पढ़ाई होती थी उसका बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड होता था। उसमें क्या होता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से हो तो आप दुनिया के चुने हुए सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, कल्चरल पर्सनालिटीज, थिंकर्स, फिलोसोफर्स, उनकी नॉलेज आपको एक नेचुरल नॉलेज स्कूल से कॉलेज तक दे दिया जाता था। तो क्या होता था कि वो बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में होते थे, राइटिंग डेवलप उनकी होती थी, तो इंग्लिश हिंदी का बहुत अच्छा नॉलेज होता था, इंग्लिश का भी और वर्नाकुलर लैंग्वेज का भी, तो वो बहुत अच्छा लिख भी लेते थे और बहुत अच्छा बोल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे एजुकेशन इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे उसका डिक्लाइन होता गया, तो ये एबिलिटी बच्चों से छीनती गई। अब हर कुछ उनको एक नई चीज बतानी पड़ती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अब मैक्स वेबर ने इंडिया के बारे में क्या कहा, दुर्खाइम ने क्या कहा, हीगेल ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। सो एवरी इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, अगर आप आईएएस ऑफिसर होने जा रहे हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपसे बढ़कर इंटेलेक्चुअल कौन है, तो एवरी इंटेलेक्चुअल को इंडिया में जानना चाहिए कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स उन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा। कभी आपको एसे में काम दे जाता है, कभी दूसरे सेगमेंट में काम दे जाता है, ये बहुत नेचुरल है और आप बहुत इंजॉय करोगे फिर स्टडी को। तो खैर चलिए, वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट टाइम, दैट इज सिंपली अ लग्जरी कि आई हैव टू इम्पार्ट अबाउट कार्ल मार्क्सियन व्यू अबाउट एशिया एंड एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन हां, अब सवाल उठता है कि यूरोपियन सोसाइटी हैड टू अंडरगो ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चेंज, तो हाउ द चेंज वाज गोइंग टू बी परसूड। So for that you can say, up you are sitting in this chair. Up I am visualizing you are sitting on a chair. Am I right or not? You people will say accept or not. So my point is that you are sitting in a chair and you are just moving from this chair to that chair, and you are moving from your place. So there should be some sort of catalysm which is making you to move away. मतलब आप जब बैठे हुए हो तो कुछ तो प्रेरणा होगी, कुछ तो इंसेंटिव होगा, कुछ तो कैटलिज्म होगा, उत्प्रेरणा होगी जो आप यहां से उठ के वहां जा रहे हो। तो what may be that catalysm, you know? So obviously you can say, my friends, कार्ल मार्क्स ने उसको एक्सप्लेन किया डायलेक्टिसिज्म। अब ये डायलेक्टिसिज्म को हिंदी में बोलते हैं द्वंद्वात्मकता। तो एक्चुअली कार्ल मार्क्स, आई हैव जस्ट टोल्ड यू अर्लियर, Hegel was a very reputed German thinker, very great thinker. He was having the larger than life image in Germany. So it was Hegel who has for the first time propounded the theory of dialecticism. मतलब हीगेल ने ये जो डायलेक्टिसिज्म है उसको हिंदी में कहते हैं द्वंद्वात्मकता। अब मैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको कहा है कि जो बिल्कुल हिंदी में समझना चाहते हो तो हिंदी का लेक्चर भी ओपन है और आप लोग
वहां सुन सकते हो। लेकिन यहां पर क्या होता है कि थोड़ा इंग्लिश का तो प्राइमेसी बनी रहेगी, क्योंकि मजबूरी है। इतना भी मैं हिंदी बोल लेता हूं, इसमें टाइम मुझे ज्यादा लगता है, एक ही चीज को 2 बार बोलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप में से किसी को भी अगर 10 बच्चे भी अगर परेशानी में रह गए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग एट माई बेस्ट। और क्योंकि मेरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए आई कैन यूज the Hindi words and the Hindi sentences so liberally. Otherwise, it could not have been possible for me. तो ये जो डायलेक्टिसिज्म या द्वंदात्मकता है, तो इसमें होता क्या है कि परिवर्तन। तो हीगेल और कार्ल मार्क्स में एक फर्क है। जैसे हीगेल है, ही वाज बेसिकली एन आइडियलिस्टिक थिंकर। आइडियलिस्टिक थिंकर मीन्स आदर्शवादी नहीं, ही हु बिलीव्स इन द प्राइमेसी ऑफ आइडिया, दैट इज आइडियलिस्टिक। देखो, दुनिया में 2 तरह के थिंकर होते हैं। आई एम स्पीकिंग इन माई ओन लैंग्वेज। 2 टाइप्स ऑफ थिंकर्स, यू नो। One type of thinkers, that is idealistic thinkers, that who believes in the primacy of idea. Second type of thinker is the materialistic thinker. Materialistic thinker believes in the primacy of matter. अब सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल। अब ये दिस इज वॉल, तुम तो नहीं देख रहे हो, पीछे वॉल है या पीछे बोर्ड है। तो जो वॉल है, तो ये वॉल में 2 तरह के थिंकर होंगे। जैसे वॉल है तो दीवार आप लोग जानते हो, दीवार तो दीवार। तो अब एक तरह के थिंकर कहेंगे दीवार सत्य है, He believes in the primacy of matter, that believes in the existence of wall, दीवार सत्य है। Another sort of thinker will say कि no, it is not दीवार but rather दीवारत्व, माने आइडिया बिफोर वॉल इज दैट इज ट्रूथ। एक कहेंगे शरीर ट्रूथ है, तो दूसरा कहेंगे सोल ट्रूथ है। एक कहेंगे मैटर, भौतिक पदार्थ सत्य है, मैटर इज द ट्रूथ। another expert and another thinker will declare कि no, idea is the truth. And what do you people think? What do you people think? Primacy of idea or primacy of matter? Mr. Ankur, enlist the reaction of my students. Be fast, my friends, be fast. कुछ कह रहे हैं both, कुछ कह रहे हैं primacy of idea. Okay, those who have just answered my question with the answer both, you are really smart. क्योंकि तुम समझ रहे हो कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पिछले 3000 ईयर से थिंकर्स नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम और आप क्या सॉल्व कर पाएंगे। सो वी कैनॉट से विद सर्टेनिटी कि व्हाट इज द ट्रूथ, आइदर आइडिया इज द ट्रूथ और द मैटर इज द ट्रूथ। लेट इट बी unconcluded, let it hanging in the sky. This question can never be answered finally. ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कंक्लूसिव आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा, बोथ। खैर, एनीवे माय पॉइंट इज कि हीगेल वाज एन आइडियलिस्टिक थिंकर, सो ही बिलीव्स कि देयर इज डायलेक्टिसिज्म बिटवीन आइडियाज। मतलब एंड इट वाज इन दिस कंटेक्स्ट इन माय स्टडी मटेरियल यू माइट हैव फाइंड कि उसने पहले दिया कि एक आइडिया आती है, देयर अपीयर्स वन आइडिया। ही कैरेक्टराइज द आइडिया बीइंग माने वन आइडिया कम्स एंड द सेकेंड आइडिया व्हिच इज अ रिवर्स आइडिया दैट कोलाइड्स विद दिस आइडिया। मतलब जब वो एक आइडिया आता है तो एक दूसरा आइडिया सडनली आ जाता है और वो पहले आइडिया से टकरा जाता है। तो ये बीइंग हुआ, तो उसको उसने नाम दिया नॉट बीइंग।
ये बीइंग हुआ तो उसने उसको नाम दिया नॉट बीइंग, क्योंकि दूसरा आइडिया टकराया। और फिर पता है, फिर इसने एक तीसरे आइडिया का रूप ले लिया, बिकमिंग। एंड यू नो कि दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वन आइडिया कम्स, another idea collides with the first one idea, so being and not being, and that then both together took the form of a becoming. So becoming once again is being, and another idea once again collides with it as not being, and then third form becoming, then becomes becoming once again take the form of being, and another idea not being and then becoming. मतलब एक विचार आता है, दूसरा टकराता है और फिर तीसरे विचार का रूप ले लेता है, फिर तीसरा विचार ऑटोमेटिकली पहला विचार बन जाता है, फिर दूसरा विचार टकराता है, फिर तीसरे विचार का रूप ले लेता है। तो इस तरह से टकराहट से नए नए विचार आते रहते हैं। एंड एज हीगेल वॉज एन आइडियलिस्टिक थिंकर, सो अकॉर्डिंग टू हिम कि आइडिया इज द टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी। जो आइडिया है वो हमारे सोसाइटी को लाइट देता है, दैट इज गिविंग अ डायरेक्शन टू सोसाइटी। हमारी सोसाइटी इस आइडिया में जैसे जैसे आइडिया का प्रोग्रेस होता है, हमारी सोसाइटी उसको फॉलो करती है। सो आइडिया इज द बेसिक फैक्टर ऑफ चेंज, एंड आइडिया इज इटसेल्फ चेंजिंग थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्ट्रिसिज्म। ये कहना है हीगेल का। अब देखो, कार्ल मार्क्स ने हीगेल से ले लिया डायलेक्ट्रिसिज्म, लेकिन वो बेसिकली आइडियलिस्टिक थिंकर नहीं था। कार्ल मार्क्स बिलीव्ड इन द प्राइमेसी ऑफ मैटर, and he was impressed with another thinker as well. His name was Feuerbach. Feuerbach was his name. So he was impressed with Feuerbach. That was another materialistic thinker, you can say. And Feuerbach was basically a materialist. He believes in the primacy of matter. So खैर Feuerbach को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल हीगेल को याद रखिए। तो वो बेसिकली हीगेल की द्वंद्वात्मकता डायलेक्ट्रिसिज्म से भी तो इंप्रेस्ड हुआ, लेकिन उसके आइडियलिज्म से इंप्रेस्ड नहीं था, बल्कि उसने तो यहां तक स्टेटमेंट दिया कि मैंने हीगेल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, उसको सीधा करके पैर के बल खड़ा कर दिया। आई फाउंड हीगेलियन फिलॉसफी स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, आई हैव जस्ट टुक इट इन द राइट डायरेक्शन व्हाइल पुटिंग इट ऑन इट्स लेग। मैंने हीगेल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसको पांव के बल खड़ा कर दिया। मतलब इसने कहा कि हीगेल जो डायलेक्ट्रिसिज्म को आइडियोलॉजी के बेसिस पर लागू करता है, उसको कार्ल मार्क्स ने मैटर के स्टेज पर लागू किया, और उसने 3 अलग नाम दिए। थेसिस, मैंने बोला कि पहले एक सिस्टम बनता है और वो सिस्टम के विपरीत एक दूसरा सिस्टम खड़ा हो जाता है। मैंने एवरी, जैसे क्या कहोगे, मतलब एवरी एक्शन इज हैविंग इट्स ओन रिएक्शन, सो एवरी सिस्टम क्रिएट्स अ काउंटर सिस्टम। सो देयर इज थेसिस एंड काउंटर सिस्टम इज एंटीथेसिस। तो थेसिस है काउंटर सिस्टम, दैट इज एंटीथेसिस, और ये दोनों मिल जाएगा। दोनों में जब टकराहट होती है तो तीसरा फॉर्म ले लेता है सिंथेसिस। आपको मेरे मैटर में मिला होगा सिंथेसिस। तो कार्ल मार्क्स बिलीव्स कि स्लेवरी सिस्टम इज थेसिस एंड कैपिटलिज्म इज एंटीथेसिस, तो देन सोशलिज्म इज सिंथेसिस। तो हर चीज का कोई ना कोई उल्टा, उसका जो अपोजिट साइड है वो आ ही जाता है। तो उसका कहना है, उसने इसी डायलेक्ट्रिसिज्म को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मानना है कि देखो, पहले प्राइमरी कम्युनिज्म था, एक क्लास इमर्ज किया तो उसने स्लेवरी सिस्टम को जन्म दिया। अब स्लेव और स्लेव के जो मास्टर है उनके इंटरेस्ट कोलाइड करने लगे, तो उनके इंटरेस्ट कोलाइड किया तो फिर स्लेवरी सिस्टम टूट गई, क्योंकि एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मास्टर और स्लेव के बीच, तो सिस्टम टूट गया। तो फिर एक नया सिस्टम आ गया, दैट वाज फ्यूडलिज्म। वहां पर फिर पेजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के बीच उनके इंटरेस्ट कोलाइड करने लगे, तो फिर क्लास स्ट्रगल हुआ, तो वो ब्रेकआउट कर गया, तो फिर उसकी जगह फिर कैपिटलिज्म आ गया। सो थ्रू दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये है कार्ल मार्क्स का थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, एंड दिस इज द थियरी ऑफ डायलेक्ट्रिसिज्म। My student, this is philosophy. Do you know one thing? In philosophy, you are simply having a freedom to ask what,
but you should not, like other subjects, you cannot ask the question why. मतलब एक आप ये नहीं पूछना कि सर ये डायलेक्टिसिज्म क्यों होता है, सिर्फ क्या होता है. फिलोसफी और अदर सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेस में यही फर्क है कि आप अदर सोशल साइंस में व्हाट के साथ व्हाई भी जानते हो और फिलोसफी में केवल आपको व्हाट जानना है. तो आप अगर क्लीन चिट दो तो मैं फिर आगे बढ़ूं. सो माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव मी द एश्योरेंस, झूठा एश्योरेंस नहीं, सच्चा एश्योरेंस कि यू हैव अंडरस्टूड द थिंग. प्लीज give answer as quickly as possible. Be fast. मैक्सिमम क्लियर. ओके. और किसी को भी डिफिकल्टी हो तो मैं स्टडी मटेरियल आपको एडवांस में दे देता हूं. मैं बिना स्टडी मटेरियल को पढ़ाता ही नहीं, चाहे मुझे 1 मंथ वेट करना पड़े, बिकॉज फिर समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें. तो तुम्हें दोनों फ्रंट पर काम करना है. क्लास अटेंड करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू और मेक स्टडी ऑफ द स्टडी मटेरियल, फिर क्लियर हो जाएगा. और बाकी तो अभी हमारा आपका साथ है ही, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अरे डायलेक्टिसिज्म का मतलब होता है द्वंद्वात्मकता, टकराहट. डायलेक्टिसिज्म, ये दोनों टकराएगा, यही डायलेक्टिसिज्म है. तो मान के देखो फिलोसफी है, माने ये मान के चलता है जैसे देखो आप इस चेयर पर हम बैठे हुए हैं, तो अब मैं यहां से क्यों खड़ा होऊंगा, कुछ ना कुछ कैटलिज्म होगा. तो अगर मान लो चलो हमारा सोसाइटी डेवलपमेंट पर पहुंच गया, बट द सोसाइटी विल रिमेन टू बी स्टैंड स्टिल, नो फर्दर डेवलपमेंट. तो फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए कहता है कि फर्दर डेवलपमेंट इसलिए होता है कि डायलेक्टिसिज्म होता है. हम चेयर पर बैठे हुए हैं, कोई आके सिंहासन पर बैठ जाएगा तो फिर मेरा रिएक्शन होगा, तो मैं उसको हटाने की कोशिश करूंगा, तो डायलेक्टिसिज्म आ जाए. तो डायलेक्टिसिज्म का मतलब हुआ कि द्वंद्वात्मकता, दो के बीच टकराहट होगी और टकराहट से परिवर्तन होगा, मतलब टकराहट के कारण परिवर्तन. सो दैट इज डायलेक्टिसिज्म, द्वंद्वात्मकता इन हिंदी. मिस्टर अंकुर, any problem? भावना पूछ रही है, where we put the idea of nationalism either in antithesis or synthesis. Bhavna, you have not placed the idea of nationalism anywhere, either thesis or antithesis. Actually, in every ideology there may be some sort of reaction. Don't try to fit it into day-to-day life. Simply take this idea of dialecticism as philosophically and try to explain it, the changes in European society, ki why did European society undergo the different phases, and how did this idea of dialecticism was propounded first by Hegel, Bhavna, and then how did Marx appropriated this idea from Hegel. But Marx changed its basic texture through bringing it from the stage of idealism to materialism. So simply you are supposed to have the knowledge, nothing else. Harshita question is, sir, socialism and primary communism. Primary communism is the same communism I have told you. In communism and socialism, I have already, you can say, who? Harshita. In yesterday's class, I have made you clear that socialist movement was having the 3 stages. In the 3rd stage, the classless and stateless society. This stage I have talked about. So in this stage, you can say that stage is known as communism, but this stage never visited. This stage never came into existence. It remained to be simply on the paper, or in Marxian, it remained to be simply a Marxian utopia. तो वो स्टेज तो कभी नहीं आया, लेकिन अगर वो स्टेज आता तो वो कम्युनिज्म का होता, वही कम्युनिज्म का होता. सोशलिज्म तो तीनों स्टेज सोशलिज्म है. दैट्स ऑल. ओके है. मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने ओके किया. मिस्टर अंकुर, कैन आई मूव फर्दर?
Mr. Ankur, you are just like working as Sanjay. So inform me quickly, because you are the bridge. Through you, I am enlisting the reaction of my students. Ayushi pushes what is Das Capital? Das Kapital is the name of the text. Actually, Karl Marx, in association with Engels, who was his friend, he wrote Communist Manifesto. He published Communist Manifesto in 1848. It was the first one text. Then he made a study of capital. The complete name of capital is Das Kapital. This is the name. Das means not slave. It is the, you can say basically the German name, Das Kapital. And in Das Kapital, this Das Kapital he wrote in 1867. But this Das Kapital had to be published in 3 volumes. Marx could compose simply a single volume, then he died later, and after his death it was Engels, his friend, who published the 2 more volumes. Yes, Mr. Ankur. DK question, historical materialism क्या है sir? Sir, it is related to Karl Marx. Aha, DK, have patience. Presently, I have done the work on dialectical materialism. The next one theory is materialistic interpretation of history. Why you are jumping to the future question? I am already going to do this question, this topic. Then I will once again give you the opportunity to understand. Last question, sir. How Karl Marx theory of dialecticism was different from Hegel? भाई कौन पूछा है? Hers. ओहो, थोड़ा फिलोसॉफिकली हर्ष नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स फिलोसॉफी. मैंने क्या कहा? मैंने हर्ष, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, योर क्वेश्चन इज कि हाउ द मार्क्सियन डायलेक्टिसिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिगेलियन डायलेक्टिसिज्म. मैंने कितना प्लेन शब्दों में तुम्हें कहा है कि कार्ल मार्क्स ने इस डायलेक्टिसिज्म, हिगेल ने इस डायलेक्टिसिज्म को आइडियाज के स्तर पर सोचा कि हमारे विचारों में द्वंद्व होता है तो फिर समाज में परिवर्तन होता है. कार्ल मार्क्स थॉट इन ऑन मटेरियल स्केल कि नहीं, सिस्टम में द्वंद्व होता है तो चेंज होता है. एक के लिए सिस्टम है और दूसरे के लिए आइडियाज है. और कार्ल मार्क्स हिगेल से द्वंद्व तो लेता है, डायलेक्टिसिज्म तो लेता है, बट कार्ल मार्क्स साइमल्टेनियसली बिलीव दैट कि नो, this dialecticism, according to Karl Marx, कि this Hegel was wrong, partially wrong, according to Marx. तब तो उसने कहा कि मैंने हिगेल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसको सीधा करके पांव के बल खड़ा कर दिया. My friends, it's my experience कि normally the student don't understand dialecticism. बहुत लोग नहीं समझ पाते. तुम लोग तो काम लायक समझ गए होगे, इसी से काम चला लो. Okay, sir. अब the formula of change dialecticism, thesis, antithesis, synthesis diagram is already there. The materialistic interpretation of history. अब देखो, अब ये materialistic interpretation of history क्या है? हर्ष क्वेश्चन ही पूछा है. देखो, be mentally alert and follow my diagram. देखो, जैसे मार्क्स था, कार्ल मार्क्स, वह मटेरियलिस्टिक थिंग या इकोनॉमी से, इकोनॉमिक मैटर से ही वाज ऑब्सेस्ड. मैन व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि वर्क एज अ जर्नलिस्ट in a journal, and he used to write. He was a columnist, particularly on economic matters. So he made a study of economy so vastly and so deeply, and in association with Engels, he came in touch with the pathetic plight of workers, and then he became a great advocate for workers, and he really felt for workers. So he was a very unique type of thinker, you know. So the first one here you can say that is called economic. Karl Marx believes economic structure as basic structure. That is called basic structure. Basic structure. And for that he even used the term means of production. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें मैं करता हूं, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा.
जैसे कार्ल मार्क्स यूज द टर्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फॉर दैट यूज द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर, and for that even he used the term means of production. Means of production. अब इन तीनों से ऊपर 3 मिलेगा। इसके लिए मीन्स ऑफ, सबसे नीचे से शुरू करता हूं। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए वो नाम देता है सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देता है पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। जैसे इकोनॉमिक means of production is equivalent to superstructure. I'm sorry, basic structure is the, you can say just 3 and here 3. The basic structure superstructure equivalent, the economic structure equivalent political, social, cultural structure. When cultural structure here, ideology is also the part of the same cultural structure. You can say ideology, ideas, part of the cultural structure, you know. And then means of production, here you can say production relations. Production relations. देखो, इसके लिए he used the term mode of production. In totality, it is known as mode of production. देखो, actually my friends, अब now you people have to be mentally alert, because Marxian ideology a bit complex ideology. So, but you people understand this, no problem at all. Even I will just make you understand. देखो, Karl Marx believes कि economic structure is the basic structure. He was basically obsessed with economy. Before Karl Marx, most of the thinkers believed कि the change of history, that is the materialistic interpretation of history. Most of the, you can say, enlightened thinkers believes कि हिस्ट्री इज एन इंटेलेक्चुअली डिटरमिन्ड प्रोसेस। मतलब मुख्य चीजें ये होती है कि आपके जीवन में जो बदलाव होता है, उस बदलाव में आइडियाज का रोल है या मटेरियल कंडीशन का रोल है। तो कार्ल मार्क्स से पहले जो थिंकर्स आते थे वो आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, और कार्ल मार्क्स ने मटेरियल कंडीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना, और मटेरियल कंडीशन में भी सबसे महत्व उसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को दिया। उसने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसका कहना था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उसने बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दिया, और इसी को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा। मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम। तो उसका क्या कहना है, मेंटली अलर्ट हो आप लोग। उसका कहना यह है कि बेसिकली होता क्या है कि सबकी जड़ में इकोनॉमी है। सो इन ऑर्डर टू हैव द कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, द क्लास स्ट्रगल इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। टू क्लासेस are continuously in conflict with each other in order to have the control over the means of production. मतलब कि क्लास स्ट्रगल कभी रुकता नहीं, क्लास स्ट्रगल चल रहा है। दो क्लासेस आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा करना। खैर, एनीवे, लास्टली वन क्लास इमर्जेस टू बी विक्टोरियस एंड द विक्टोरियस क्लास विल हैव द कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। The victorious class will have the control over the means of production, but his travel is not going to end. He is not going to stop here, because class struggle still didn't cease. Class struggle is still going on. Although he was having the control over the means of production, even after his victory, another class emerges and he tried to just eject him. So in order to protect himself, he had to still strengthen the control over the means of production so that other class would not eject us. मतलब कि जब दो के बीच जब क्लास स्ट्रगल होता है, क्लास कंफ्लिक्ट होता है, तो एक उसमें विजेता होता है। तो जो विजेता होता है वो
बेसिक स्ट्रक्चर पर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वहीं उसका ट्रैवल खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि यह सही है कि उसने भले ही बेसिक स्ट्रक्चर पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्लास स्ट्रगल अभी फिनिश नहीं हुआ है, क्लास स्ट्रगल चल रहा है। एक दूसरा क्लास फिर बार बार कोशिश कर रहा है कि हम इसको इजेक्ट करें। वो क्या करता है, उसको लगता है कि एज वी शुड हैव द परपेचुअल कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सो विद दिस पर्पस दिस क्लास कॉन्शियसली ब्रिंग्स द चेंज in political structure, social structure and cultural structure which suited to its own interest, and these changes might have helped him or helped this class to strengthen its control over the means of production. मैं फिर इसको अपने हिंदी में बोल देता हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये क्लास विजेता हुआ तो इसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अपना नियंत्रण रखा, लेकिन इसने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन कंट्रोल करने के बाद अब क्या होता है कि इसको डर ये है कि दूसरा क्लास हमको इजेक्ट ना कर दे। वो क्या करेगा कि पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर में इस तरह से चेंज लाएगा ताकि हमारा कंट्रोल आगे भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर मजबूत बना रहे। ओके, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि इसलिए पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का ऑफशूट बनकर आता है। ऑफशूट इसलिए कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर कंट्रोल बना रहे, इसलिए वो क्लास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में और कल्चरल स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। इसलिए पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर में जो चेंज है उसको समझने के लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के चेंज को समझना होगा। जब एक नया क्लास आएगा तो अपने मुताबिक वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा और कल्चरल आइडियाज में चेंज लाएगा जो उसको सूट करेगा। जब फ्यूडल क्लास का कंट्रोल था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, तो उसने ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम लाया, ऐसा सोशल सिस्टम क्रिएट किया, ऐसा कल्चरल आइडियाज क्रिएट किया जो उसको सूट करे। और जब कैपिटलिस्ट उसको इजेक्ट करके जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट ने कंट्रोल किया है, तो उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपने ढंग से चेंज किया है। वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है जो उसको सूट कर रहा है। तो सब उसी का पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफशूट है इकोनॉमिक का, उसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जो मार्क्सियन हिस्टोरियंस होते हैं, हालांकि मार्क्सियन हिस्टोरियंस तो उससे आगे बढ़ जाते हैं, कार्ल मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, अब मैं उसको नहीं फंसाना चाहूंगा आपको। लेटर यू कैन से आफ्टर मार्क्स देयर वाज द राइज ऑफ अ न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर एज हिज नेम वाज Antonio Gramsci. He was an Italian thinker, so he brought certain changes in Marxian ideology. लेकिन उस तरफ मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, आप कॉम्प्लिकेशन में क्यों उलझाऊं, इतना से आपका काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां जो चेंज होगा वो चेंज इस चेंज का कारण बनेगा और ये चेंज इसी का ऑफशूट होगा, इकोनॉमिक चेंज का। तो यही हुआ मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कि जब भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर में चेंज होगा ही। अब my students, अब you people have to give your response कि are you clear or not, and Mr. Harsh, you have asked the same question 5 minutes earlier, so even you will give the special reply whether now you are clear or not. So please my students, I'm just waiting for your answer. Any difficulty, I'm here to help you. क्लियर है? गुड। हर्ष ने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं? ये क्लियर? यस। ओके। सो दैट इज मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। प्रोडक्शन रिलेशन, सुपर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही मैंने बनाया, बेसिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दिस वन। अब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्क्सियन रिवॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी इम्पार्टेड यू इन द स्टडीज क्लास, डिफरेंट स्टेजेस।
Karl Marx conceived the revolutions in three stages. In the first stage, he says that the proletariat class would develop a class consciousness among themselves, and they had to make an attack on the system and capture the government. That is called direct action. The first stage is direct action to capture the government, and then this class comes to the second stage, and the second stage is dictatorship of proletariat class. This proletariat class had to establish its dictatorship and making use of the same state machinery which had earlier been used by the bourgeoisie class in order to exploit the workers. So now workers, while using the same state machinery, had to uproot bourgeoisie class. What does it mean, the term uprooting? The term uprooting means you have to destroy the private property, so everything would be clear. And it was in the second stage itself the workers class and the working class had to export the revolution elsewhere in other regions, so that in every region there should be the direct action and dictatorship of proletariat class. So in this way, in all the parts of the world, the two stages of the revolution had to be finished and had to be completed, means ki the direct action and the dictatorship of proletariat class. So once the all areas would fall under the control of the same proletariat class, so there is no need of the state. According to Karl Marx, a state is a necessary evil. We have to maintain the state for a transition phase, but a state is not essential. So in this state, the state has to wither away, and in the whole world there would be the single one class, that would be the proletariat class, and the single one state, that is the proletariat state. That's all. तो उसका कहना था कि भाई ये जो रेवोल्यूशन है, मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, वो 3 स्टेज में आएगा. तो पहला स्टेज उसने कहा कि जो मजदूर हैं, जो सर्वहारा है, जिसको सर्वहारा बोलता है, वो गवर्नमेंट पर कब्जा करेंगे, तो उसको उसने डायरेक्ट एक्शन का स्टेज कहा. फिर दूसरा स्टेज कहा कि इस स्टेज में वो अपना सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर देंगे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास. तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास में क्या होगा कि वो एक तो बुर्जुआ के प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त करके बुर्जुआ को सर्वहारा बना देंगे, और दूसरा वो रेवोल्यूशन को अन्यत्र निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे. तो बाकी जगहों पर भी ये 2 स्टेज का रेवोल्यूशन हो जाएगा. तो उनका कहना था कार्ल मार्क्स का, स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, अब एक ही वर्ग पूरी दुनिया में रहा, प्रोलेटेरिएट क्लास, तो स्टेट विदर अवे कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा पूरी दुनिया में जो क्लासलेस और स्टेटलेस होगा. मतलब वहां कोई न एक ही वर्ग होगा, कोई दूसरा वर्ग नहीं होगा, और न कोई दूसरा राज्य होगा. पूरी दुनिया में सर्वहारा वर्ग का राज्य होगा, और फिर एक ही वर्ग सर्वहारा वर्ग होगा. लेकिन ये जो थर्ड स्टेज का उसने कंसीव किया है आइडिया, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, वो क्लासेस और स्टेटलेस सोसाइटी मतलब वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज का जो फेज है, वो वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के फेज को कार्ल मार्क्स का यूटोपिया आप कह सकते हो, क्योंकि थर्ड स्टेज तो कभी आया ही नहीं, रेवोल्यूशन सेकेंड स्टेज पर ही रुक गया. तो ये हुआ उसका रेवोल्यूशन का 3 स्टेजेस. सो इफ यू विल ओके करोगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा. मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, प्लीज गिव सम रिस्पॉन्स. बोलो. आशुतोष पूछ रहे हैं, कैन वी से दैट दिस मार्क्स आइडिया व्हिच इज फॉलोड बाय ब्रिटिश इन इंडिया. मार्क्स का आइडिया ब्रिटिश कैसे इंडिया में फॉलो करेंगे? कौन पूछ रहे हैं? आशुतोष, हाउ आर यू गोइंग टू रेज सच ए क्वेश्चन? इन व्हाट वे आइडियाज ऑफ मार्क्स हैव बीन एप्रोप्रिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिश वेयर द, यू कैन से, डेडली अगेंस्ट सोशलिज्म और कम्युनिज्म you can say. हाँ. भावना पूछे, what was Karl Marx's view about reason of terror and Jacobean failure? हाँ, जैकोबियन फेलियर में कार्ल को हु भावना, यस, भावना. कार्ल मार्क्स का कहना था जैकोबियन टेरर के फेलियर में कि उसका ये मानना था, भावना, डू यू हियर? एक्चुअली कार्ल मार्क्स सेड कि बेसिकली the Jacobean government and the Jacobean leader made a miscalculation of taking the helping, you can say, giving a major role to peasants. Peasants cannot be truly revolutionary because they are owning the private property. मतलब peasants के प्रति जो कार्ल मार्क्स का एक प्रिजुडिसेस था कि इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कभी रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकते. तो कार्ल मार्क्स का बेसिक मानना था कि देखिए ये जो पेजेंट्स है उन्होंने धोखा दे दिया आर्टिजन्स को, इसलिए जैकोबियन रूल का एंड हो गया. क्योंकि उस समय तक
मतलब वो क्लास कॉन्शियसनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स का बन नहीं पाया था और पेजेंट्स पर जो वर्कर्स का डिपेंडेंस था वो फ्लॉप कर गया, ये उसका मानना था। ओके अब माय स्टूडेंट्स, अब थियरी तो मैंने सब समझा दिया आपको। अब स्टेप्स पुट बाय कार्ल मार्क्स टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन यूरोप। अब देखिए कार्ल मार्क्स, देखो he was basically an idealistic thinker. What is the difference between Karl Marx and Lenin, do you know? Later you can say a Bolshevik leader in Russia, which I have to discuss with you whenever I will teach you Russian Revolution. कि this Lenin, so Lenin would be a very unique type of thinker of his time, you know, because he was an activist, but Karl Marx was basically a thinker, you can say, and visionary, you know. But Karl Marx himself just prepared a model for socialist transformation of the world. तो कार्ल मार्क्स इनिशिएटिव, अब वो इनिशिएटिव क्या लिया उसको देखिए। अब इसको इवोल्यूशन यूरोप में आप करोगे तो आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स का इनिशिएटिव है कि ही फॉर्म्ड द सोशलिस्ट इंटरनेशनल in 1864 and actively tried to spread the ideas, socialist ideas all over the world. But my students, this was not communist international, this was socialist international. So in this socialist international, this socialist international was joined by the European thinkers from different background. Some were Marxist, some were socialist, some were humanist. So it was in one sense a house divided. The thinkers are not from the common background. Here you can say Karl Marx, then even you can say Majnik could be a member, you know. So in this way you can say कि different hues के जो लोग थे, thinkers थे, वो thinkers इसके members बने. So up to the end of 19th century, you can say this socialist international, after some time it disintegrated. It could not produce any substantial result. But due to the Marxian activism, you know, कि the idea of Marxism spread to different regions of Europe. तो उसी different regions of Europe में मैंने आपको बताया कि ये काम करना, यूरोप में ज्यादा कंट्रीज नहीं है। तो आप अगर मैप उठाओगे तो मैप में कुछ नहीं, अगर थोड़ा सा आप यहां पर इस कॉर्नर में आ जाना ब्रिटेन, तो आपको ब्रिटेन ऐसे दिखेगा और ये आपको फ्रांस दिख जाएगा। इसी फ्रांस के ही टाइम में यहां पर आपको बेल्जियम और नीदरलैंड्स दिख जाएगा। ये इंग्लिश चैनल है। और ये स्पेन, ये जर्मनी, ये डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। आई एम नॉट हैविंग द सफिशिएंट प्लेस हियर, बट Norway and Sweden. Here you can see Poland, then Russia, you know, here Austria, that is, you know, Italy. So this is here you can see then Austria, then different Bulgaria, Romania, etc., etc. Here Turkey, Black Sea. So in this way you can make the map of Europe. So actually when Karl Marx just tried to spread his ideas, so Britain came under, because Britain was at the, you can say, higher plank of industrialization. Britain में industrialization बहुत ज्यादा हुआ था, तो Britain fell under the extreme, or you can say Communist Party became active in Britain. And in 1889, you will come to know that in the airport of, in the port of London, there was a major workers' strike.
So Britain was actually, the British government was under the tremendous pressure. But thankfully, or you can say fortunately in Britain, there was the formation of a Labour Party. And Labour Party started to work on the behalf of workers. Labour Party कम्युनिस्ट नहीं था, वो एक मॉडरेट सोशलिस्ट था. तो लेबर पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे एजेंडा को चुरा लिया और अपने आप को उसने वर्कर्स का चैंपियन बना दिया. तो खैर चलो, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जो आज भी है. तो इन दिस वे द ब्रिटेन कुड बी सेव्ड फ्रॉम द लूमिंग रेवोल्यूशन. Then what happened in France? In France there was the formation of a communist party later, but the first impact of this communist idea, you will find the severe impact on France. I have already mentioned about the Battle of Sedan in 1870, in which France remained to be loser in the hand of Germany, and Louis Napoleon III was virtually routed in this battle. I have told you, in the Battle of Sedan by Otto von Bismarck of German Chancellor, you know. तो उसमें जो फ्रांस पराजित हुआ इस सेडान के वॉर में, तो उस कारण से उसका इमेज खराब हुआ. लुइस नेपोलियन को तो खैर अपना थ्रोन को त्यागना पड़ा. ही वॉज रिप्लेस्ड एंड देयर वाज द, यू कैन से, अब लुइस नेपोलियन थर्ड का डिफीट हुआ तो एक तरह से पेरिस में हलचल मच गई और उसी समय वर्कर्स ने पेरिस पर कब्जा कर लिया. इन हिस्ट्री यू विल कम टू नो अबाउट पेरिस कम्यून. इसको पेरिस कम्यून कहते हैं. पेरिस कम्यून इन 1871. और ये वर्कर्स कुड मेंटेन द कंट्रोल ओवर पेरिस फॉर 2 long months and the whole episode is popularly known as Paris Commune. Karl Marx was at that time himself alive and Karl Marx was eyewitness to every episode, you know. So लेकिन 2 months के अंदर ही उस पेरिस कम्यून को आर्मी गई और उसको दबा दिया. मीन्स कि पेरिस कम्यून was suppressed by the army. And then workers were dispersed here and there. Some were killed, some fled, etc. So the whole process and whole workers mob was simply dispersed by the authority. So it turned to be failure. So Karl Marx at that time, he himself made a statement that possibly the workers of France, without any consistent preparation or concerted efforts, it has made the workers try to capture the power in a very half-hazard manner. So that's why their coup just turned to be failure. It was the failure on the part of the workers. तो कार्ल मार्क्स ने भी अफसोस जाहिर किया. अब now this idea of socialism and communism spread even to Germany. But in Germany, Bismarck here I have to inform you, during the First World War, whenever I will teach you the topic of First World War, कि after unification of Germany, Bismarck remained to be German Chancellor for 20 long years. So when the workers and communism and Marxism spread to Germany, so Bismarck was himself cautious. और बिस्मार्क ने क्या किया कि वर्कर्स के उस मूवमेंट को दबाने के लिए बिस्मार्क ने भी कुछ रास्ते किए. उसने बहुत सारे वर्कर्स को फैसिलिटीज दे दी, सुविधा दे दी. उसके काम के आवर्स जो है, वर्क आवर, वो कम कर दिए. फिर उसको बहुत सारे फैसिलिटीज दी, सैलरी को बढ़ाया, ताकि वर्कर्स डाइवर्ट कर जाए रेवोल्यूशन से. वो अपने ऑब्जेक्टिव में सफल भी रहा. बट इन जर्मनी देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टी दैट इज कॉल्ड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. इट वाज a Marxist पार्टी इन जर्मनी एंड इट स्टार्टेड टू थ्रेटन द गवर्नमेंट. इसी तरह से अलग अलग कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ. And Karl Marx himself, he was alive up to 1883. In 1883, Karl Marx died. But Karl Marx died as a broken-hearted. Karl Marx died broken-hearted. Karl Marx का जो डेथ हुआ वो बड़ा निराश होकर हुआ, क्योंकि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कार्ल मार्क्स, nowhere either in वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप, बिकॉज कार्ल मार्क्स, देखो कार्ल मार्क्स तो ईस्टर्न यूरोप के बारे में सोच ही नहीं रहा था. कार्ल मार्क्स का जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? उसने क्या कहा? उसने कहा कि दिस मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, दिस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हैड टू टेक प्लेस इन द कंट्री व्हिच इज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड, यू नो.
Because Karl Marx believed कि the country which is most industrialized, there we find the maximum conflict in the interest of the labor and capital, and that would surely lead to revolution. कि जो क्षेत्र ज्यादा औद्योगिकृत होगा, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, वहां लेबर और कैपिटल के बीच घमासान, उसके इंटरेस्ट का मेजर कन्फ्लिक्ट होगा और वही रेवोल्यूशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी ऑफ कार्ल मार्क्स, दिस रेवोल्यूशन हैड टू टेक प्लेस आइदर इन ब्रिटेन और इन जर्मनी, which were at the better level of industrialization. But Karl Marx proved a wrong prophet. वो एक गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ, कहीं भी रेवोल्यूशन नहीं हुआ. तो पहले मैंने अपने मैटर में दिया है, यू पीपल आर स्मार्ट एनफ टू ऑब्जर्व देयर, कि मैंने अपने मैटर में दिया है कि भाई कार्ल मार्क्स का जो प्रोफेसी है वो गलत क्यों हुआ. Why did Karl Marx turn to be wrong about in Western Europe? यहां पर मैंने 3 पॉइंट दिए, इसको आप लोग पढ़ोगे. जैसे एक क्या है कि एक सीरियल है कि सास भी कभी बहू थी. मतलब यू मे रिकॉल द थिंग, आर यू मेंटली अलर्ट और नॉट, कि व्हेन अर्लियर द aristocratic class and church were in conflict with monarchy, but once middle class started to threaten monarchy, aristocratic class and church, so all were combined together against the middle class. In 18th century, Enlightenment, are you recalling? The same happened here. अब now in order to counter the revolution from the working class, क्योंकि दुनिया ही समाप्त हो जाएगी. कार्ल मार्क्स कह रहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, ब्लड रेवोल्यूशन करो. तो बुर्जुआजी क्लास के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा था, सबसे बड़ा डेंजर था. So you will find the first one step कि अब एरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो भी रिमेनिंग पार्ट है, जो लैंडेड क्लास है, ऐसा तो नहीं कि लैंडेड क्लास बिल्कुल से समाप्त हो गया है, कुछ तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है. सो देयर वाज एन अलायंस बिटवीन एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड मिडिल क्लास अगेंस्ट द वर्किंग क्लास. दिस वाज द वन फैक्टर. सेकेंड वन फैक्टर यू कम टू नो कि व्हाट इज दिस फैक्टर. सेकेंड वन फैक्टर इज कि ग्रोइंग बेनिफिट ऑफ इंपीरियलिज्म. ग्रोइंग बेनिफिट फ्रॉम इंपीरियलिज्म वो क्या है, मेंटली अलर्ट हो थोड़ा. ये मैं इंपीरियलिज्म वाले टॉपिक में बढ़िया से पढ़ाऊंगा. इसका अगला टॉपिक आएगा न्यू इंपीरियलिज्म, उसमें मैं ढंग से आपको बताऊंगा. यहां मैं थोड़ा प्रिसाइजली बढ़ता हूं और आप लोग फिर मुझे बताना ओके कि हाँ आप लोग क्लियर हुए या नहीं. देखो, जैसे इसका स्टडी मार्क्स के बाद उसकी जो फॉलोअर था और जो बेसिकली आपने व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा, जो रशियन रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज किया है, तो एक्चुअली कार्ल मार्क्स एक गलत भविष्यवक्ता सिद्ध हुआ और निराश होकर मरा. अगर शायद लेनिन नहीं होता तो कार्ल मार्क्स इतिहास के पन्नों में खो गया होता. रूसो को महान बनाया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने और कार्ल मार्क्स को महान बनाया रशियन रेवोल्यूशन ने. तो लेनिन ने इस बात का स्टडी किया कि व्हाई डिड कार्ल मार्क्स टर्न टू बी फेलियर एंड व्हाई डिड द मार्क्सियन प्रोफेसी प्रूव रॉन्ग. तो कार्ल मार्क्स एक्चुअली लेनिन ट्राइड टू सेव मार्क्स और डिफेंड मार्क्स ऑन द ग्राउंड कि मार्क्स वाज नॉट रॉन्ग. व्हाट डिड ही, you can say, declare, or what prophecy he made. So that was correct. But Karl Marx committed a single mistake. He could not understand you can say flexible nature of capitalism and the capacity of capitalism to adapt to the new situation. जैसे आप होता है ना कि जैसे आप कोई मेडिसिन बनाते हो किसी वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन वो बैक्टीरिया अपने आप को धीरे धीरे अपने कुछ कंपोजिशन में चेंज लाकर और वो ड्रग का रेजिस्टेंट हो जाता है. द सेम हैपन इन केस ऑफ मार्क्सिज्म, सॉरी, सेम हैपन इन केस ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म बड़ा स्मार्ट चीज था. उसने देखा कि भाई चलो अब हमारे अगेंस्ट में अब धीरे धीरे डिसकंटेंटमेंट बिल्डअप कर रहा है और कहीं वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन ना हो जाए, तो उसने अपने बिहेवियर को बदल लिया. एक बिहेवियर को कैसे बदला? तो फॉर टाइम बीइंग, अकॉर्डिंग टू लेनिन, कि फॉर टाइम बीइंग द कैपिटलिस्ट स्टॉप्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर ओन वर्कर्स एंड दे मूव टू द कॉलोनीज. द मूव टू द कॉलोनीज यू कैन से, वो अपने कॉलोनीज की तरफ चले गए
और वहां पर वर्कर्स का एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। मतलब इनफैक्ट कैपिटलिज्म रिजल्टेड इनटू इंपीरियलिज्म, कैपिटलिज्म रिजल्टेड इनटू इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन। सो दैट वाज द कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब कैपिटलिज्म अपने वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन छोड़कर चला गया दूसरे देश के वर्कर्स को लूटने, और वहां से जो पैसे लाता, द कैपिटलिस्ट स्टार्टेड टू गैदर द रिसोर्सेस एंड द रिसोर्सेस वेर बीइंग स्पेंट ओवर, और ए पार्ट ऑफ द रिसोर्स वाज स्पेंट ओवर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वर्कर्स इन देयर ओन कंट्री। मतलब कि बाहर से जो लूट के धन इंपीरियलिज्म के माध्यम से लाते थे, साम्राज्यवाद के माध्यम से, उसका एक छोटा सा अंश अपने वर्कर्स को देने लगे, उनके सैलरी और फैसिलिटीज को बढ़ा दिया, तो वर्कर्स भी रिवॉल्यूशन के रास्ते से हट गए। इसलिए ब्रिटेन में, जर्मनी में कहीं भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। एंड थर्ड वन फैक्टर इज आफ्टर अ थ्रेट फ्रॉम मार्क्सिज्म, वेस्ट यूरोपियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेलफेयर मेजर्स। जो वेस्ट यूरोपियन गवर्नमेंट्स है उसने वेलफेयर मेजर्स अपना लिया। आईए वर्कर्स को उसने सैलरी बढ़ा दी, अदर फैसिलिटीज बढ़ा दी, आवर्स काम के कम कर दिए ताकि वो रेवोल्यूशन के रास्ते से हट जाए। तो कैपिटलिज्म ने जो अपना बिहेवियर बदल लिया, उसको कार्ल मार्क्स ने नहीं सोचा था। कार्ल मार्क्स ने सोचा था कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करेगा, वर्कर्स में डिसकंटेंटमेंट होगा, उनमें क्लास कॉन्शसनेस आएगा और रेवोल्यूशन हो जाएगा, जो नहीं हो सका। अब पहले आप अपना रिस्पॉन्स दो कि यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। माय स्टूडेंट्स, बी फास्ट। ओके, सो माय स्टूडेंट्स, अब ये भी हो गया भाई क्यों फेलियर हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिड मार्क्सिज्म टर्न टू बी कंप्लीट फेलियर? क्या मार्क्सिज्म विफल हो गया? यस और नो? रिप्लाई माय क्वेश्चन। Did Marxism turn to be failure? Yes or no? Without my, you can say, instruction. You people have to take your own decision independently. Did Marxism turn to be failure? Yes or no? Be fast. Maximum say no. No. Yes, you are correct. You are smart chaps. It didn't turn, although it is true कि nowhere Marxist revolution could get success. It is true, Marx died for time being as broken-hearted, but due to the fear of working class movement and the fear of, the so-called socialist movement or communist movement looming large on the head of the capitalist class of Europe, the capitalists changed their behavior. They adopted the welfare measures. And capitalism took a human face. So at least they didn't change their character, but at least they changed their behavior. And most of the European countries just, introduced a new constitution. And they consciously adopted the title like Socialist Republic. Most of the European countries took the title like Socialist Republic. मतलब पूंजीवाद ने अपना व्यवहार बदल दिया, यूरोपीय सरकारों ने अपने नाम बदल लिए, वो नए संविधान में अपने आप को समाजवादी गणतंत्र, सोशलिस्ट रिपब्लिक कहने लगे। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट ऑफ द सोशलिज्म। एंड many European government even started to give the universal adult suffrage to workers. उन्होंने सफरेज को, मताधिकार भी देना वर्कर्स को धीरे धीरे शुरू किया। कुछ मताधिकार नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मताधिकार वर्कर्स को, वोटिंग राइट्स देना शुरू किया, ताकि वोटिंग राइट जब फ्रेंचाइज वर्कर्स को मिलेगा, दे शुड नॉट मूव फॉर रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से बिहेवियर में चेंज हुआ। तो माय स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर? एंड टुडे अब टाइम इज ओवर एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल पैरेलल टू, अब ये थोड़ा सा मुझे लास्ट में बताना है, ये फूड फॉर थॉट। थोड़ा मुझे 15-20 मिनट टाइम कर लग सकता है, बट आई विल सेंड यू द नेक्स्ट मटेरियल, दैट इज इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म. Tomorrow I have to cover this part, new imperialism. You people have to be conscious, Mr. Ankur. Yes. In the very early 11 to 12 o'clock I will send you, and before attending my class at least you will go through some pages. Can I hope? I will see you tomorrow. Thank you very much. Homework. Question.
अंडर, हाँ, क्रिटिकली, critically examine the impact of Marxism on European society in 19th century. Critically examine the impact of Marxism on European society in 19th century. This is a homework for tomorrow. You people have to follow. And every day you people have to try to write the answer. So I am stopping here. I'll see you tomorrow. Thank you very much.